दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय, भाग 1। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय का परिचय और सारणीबद्ध विधि और समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं। आइए जानते हैं समुच्चय क्या होते हैं। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है, आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। भारत की नदियों का संग्रह है। अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि हमारे देश में कितनी नदियां बहती हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। और यही प्रश्न अगर मैं दूसरे बच्चे से पूछूं तो उसका भी सेम आंसर होगा। अगर मैं उन बच्चों से ये पूछूं कि तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं, और दूसरे बच्चे से पूछूं कि तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं, क्या पता दोनों का आंसर अलग हो। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को नहीं दर्शा रहे। लेकिन अगर जब मैंने उनसे ये पूछा कि भारत के अंदर कितनी नदियां बहती हैं, तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को दर्शा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बच्चों का जो जवाब है वो क्या आ रहा है, एक सुपरिभाषित संग्रह के रूप में आ रहा है। आइए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। भारत की क्रिकेट टीम, अगर यही चीज मैं एक बच्चे से पूछूं कि हमारे भारत के अंदर कितने प्लेयर्स हैं, और यही प्रश्न दूसरे बच्चे से पूछूं कि हमारी भारत क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर्स हैं, तो दोनों का जवाब जो आएगा वो बराबर आएगा। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को दर्शा रहे हैं। अगर दूसरी जगह मैं इनसे ये पूछूं कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, या उस दूसरे बच्चे से पूछूं कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, तो दोनों का आंसर क्या पता अलग है। तो ये सुपरिभाषित संग्रह को नहीं दर्शा रहा है। तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो उसका आंसर भी सेम आएगा और दूसरे वाले का भी आंसर सेम आएगा। तो ये भी क्या प्रकट कर रहे हैं, सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे Z, A और V। दूसरा, अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। बड़े अक्षर से समुच्चय का पहला लेटर बड़े अक्षर से दर्शाएंगे, और जो उनके अंदर के अवयव होंगे उनको छोटे अक्षरों से दर्शाएंगे। तो A इज इक्वल्स टू, A हमारे पास क्या एक समुच्चय है, और उसके अंदर के अवयव क्या है, हमारे छोटे अक्षर, जो कि क्या है A, B, C और D। आइए जानते हैं तीसरा, यदि छोटा a समुच्चय बड़े a का एक अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि छोटा a समुच्चय बड़े a में है, वाक्यांश उसका अवयव है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि छोटा a समुच्चय बड़े a का सदस्य है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि छोटा a समुच्चय a में है। को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। अतः हम इसे इस रूप में लिखते हैं, छोटा a एप्सिलॉन बड़े a का। हम इसको इस रूप में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा, छोटा b अगर बड़े a के समुच्चय के अंदर नहीं है, तो हम उसको ये लिखेंगे, छोटा b समुच्चय बड़े a में नहीं है या उसका सदस्य नहीं है। तो हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद है। इन तीनों का मतलब एक ही है। उदाहरण, छोटा a सदस्य है बड़े a का, तो हम इसको सदस्य भी कह सकते हैं, अवयव भी कह सकते हैं, और उसको वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो तीनों का जो मतलब है वो क्या है, बराबर है। एक दूसरे के ये तीनों वर्ड क्या है, पर्यायवाची है। समुच्चय के सदस्य कौन कौन है, आइए जानते हैं समुच्चय के सदस्य कैसे निकालते हैं। यदि A समुच्चय है हमारे पास, तो ये पूछता है क्या 1, 5, 7, 8 अथवा 9 ये उस समुच्चय के सदस्य है या नहीं। आइए जानते हैं A समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। हमें देखना है क्या 1, 5, 7, 8 अथवा 9 समुच्चय A के सदस्य है या नहीं। सबसे पहले हमने 1 को देखा, क्या 1 समुच्चय A के अंदर है, क्या उसका सदस्य है, तो 1 समुच्चय A के अंदर नहीं है, इसका मतलब 1 समुच्चय A का सदस्य नहीं है। 5 भी समुच्चय A का सदस्य नहीं है।
और इसी प्रकार 7 भी समुच्चय A का सदस्य नहीं है। जब हमने 8 को देखा तो हमने देखा 8 समुच्चय A के अंदर है, इसका मतलब 8 उस समुच्चय A का सदस्य है। इसी प्रकार 9 को देखा, 9 उस समुच्चय का सदस्य नहीं है। आइए जानते हैं समुच्चय का निरूपण कैसे होता है। हम लोग 2 तरीके से समुच्चय को निरूपित करते हैं। पहला सारणीबद्ध विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। आइए जानते हैं सारणीबद्ध विधि में क्या होता है। समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सबसे पहले सारणीबद्ध विधि को करते समय सबसे पहले हम समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, फिर उनको अर्धविराम द्वारा पृथक करते हैं और तीसरा फिर अंत में उनको एक मझले कोष्ठक के भीतर लिख देते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारे पास एक डाइस है, उस डाइस के अंदर पहले हमने सारे अवयवों को, उस डाइस के जितने भी अवयव बन सकते हैं उन सारे अवयवों को सूचीबद्ध किया, 1 2 3 4 5 6 और उनको लिख दिया। फिर हमारा दूसरा काम क्या है, अर्धविराम द्वारा पृथक करना है, तो हमने उसे अर्धविराम के द्वारा पृथक कर दिया और तीसरा उनको मझले कोष्ठक के भीतर लिख दिया। तो ये हमारी कौन सी विधि तैयार हो गई, सारणीबद्ध विधि। जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर की किसी अवयव में नहीं होता है, तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हमारे पास V एक समुच्चय है जहां पर X एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण है। तो यहाँ पे हमने देखा जो ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं हमें, कॉलन। और यहाँ पर X जो है ये हमें दर्शा रहा है उस समुच्चय के अवयव को। अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण है, ये हमें क्या दर्शा रहा है, कॉलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म को दर्शा रहा है और ये हमें मझले कोष्ठक के भीतर लिखने होते हैं। समझ गए बच्चों समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। आइए जानते हैं जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। सारणीबद्ध विधि में क्रम का प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण, हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें AEIOU एक समुच्चय के अंदर है। अगर हम इसी समुच्चय के अवयव को दूसरे क्रम में लिखते हैं तो सारणीबद्ध विधि के अंदर उस चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। हम इसको AUOIE भी लिख सकते हैं। प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होते हैं। जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो सारे अवयव एक दूसरे से अलग होते हैं। सारणीबद्ध विधि को करते समय हम किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। उदाहरण, अगर हमारे पास एक वर्ड है स्कूल, SCHOOL, स्कूल के अंदर अगर हम इसे सारणीबद्ध विधि में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, SCHOL। ओके दोस्तों, समुच्चय निर्माण रूप में इन बिंदुओं पर ध्यान दें। अब आइए जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप में हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया जा सकता है जैसे Y और Z इत्यादि। हम लोग हमेशा X का प्रयोग करते हैं तो हम X की जगह किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दर्शाया हुआ है Y एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और दूसरे उदाहरण में दिखाया गया है Z एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। दूसरा, कॉलन के द्वारा हम लोग समुच्चय निर्माण रूप को दर्शाते हैं। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं, ये हमें कॉलन दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, ठीक है। अगर ये वाले डॉट्स हैं इसकी जगह कुछ और भी हम लोग किसी रूप से दिखाते हैं समुच्चय निर्माण रूप को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, अगर किसी संख्या का समुच्चय एक निर्धारित रूप को नहीं मानता तो उसे समुच्चय निर्माण रूप नहीं कहेंगे। अगर ये किसी भी पैटर्न को या फिर किसी भी रूप को, निर्धारित स्वरूप को नहीं मानता तो हम उसको समुच्चय निर्माण रूप नहीं कहेंगे। इस वीडियो में हमने दोस्तों क्या सीखा, समुच्चय का परिचय, समुच्चय का निरूपण किससे कहते हैं, सारणीबद्ध विधि क्या हो, अपनी NCERT की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ समुच्चय के
प्रकार। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 2। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं। समुच्चय के प्रकार, रिक्त समुच्चय जिसको हम शून्य समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सारणीबद्ध विधि को कैसे लिखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पर P एक समुच्चय को दर्शा रहा है जिसमें कह रहा है y एक पूर्णांक है और जो कि -4 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो आइए हम देखते हैं -4 से बड़े और 6 से छोटे कितने अवयव बनेंगे हमारे इस समुच्चय के। समुच्चय के अवयव होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे समुच्चय के अवयव हो गए। आपको याद होगा जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम सबसे पहले सारे अवयव को सूचीबद्ध करते हैं। आइए देखते हैं सारणीबद्ध विधि में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा समुच्चय P बराबर, सबसे पहले हम लिखेंगे सारे अवयव को सूचीबद्ध कर लिया, फिर उसके बाद अर्ध विराम द्वारा दर्शाएंगे, फिर उसके बाद मझले कोष्ठक के भीतर डाल देंगे। तो हमारा P समुच्चय क्या हो गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। Q बराबर y, जहाँ पे y एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 8 से कम है। इस समुच्चय के अवयव क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हमने जब इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हम कैसे लिखेंगे, Q बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर मझले कोष्ठक के भीतर डाल देंगे। ओके दोस्तों, ये हमारी क्या तैयार हो गई, सारणीबद्ध विधि। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। हमारे पास एक समुच्चय है जिसका नाम है R। यहाँ पे कहता है y 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। y जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि वो 2 अंकों का प्राकृतिक संख्या है। अगर योग करेंगे उन 2 अंकों का तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ऐसे कितने अंक हो गए प्राकृतिक संख्या के हमारे, आइए देखते हैं। 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। तो हम इसे सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। जब हमने इन अवयवों को देखा तो हमने देखा ये सारे 2 अंकों के हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है जिनका योग करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। आइए देखते हैं, अगर हम 18 का योग करते हैं क्या हमें 9 मिलता है। हाँ, 1 + 8 बराबर है 9 के। ऐसे ही हम 27 का देखेंगे, 2 + 7 बराबर है 9 के। अब जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा, R बराबर है 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। फिर मझले कोष्ठक के अंदर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं चौथा प्रश्न। यहाँ पर एक S समुच्चय है जो क्या कह रहा है, y उसमें 140 का अभाजक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 140 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड करा तो 70 आया, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 आया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आया और 7 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया। तो जब हमने 140 का भाज्य गुणनखंडन किया तो हमें गुणनखंड प्राप्त कौन कौन से हुए, ये वाले 2, 2, 5, 7। जब हमने इसको लिखा तो हम कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हमारे क्या हो गए, 140 के अवयव हो गए। जब हम इसको सारणीबद्ध विधि में लिखेंगे तो हमारे अवयव क्या होंगे, 2, 5 और 7।
आपको याद होगा जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम जो अवयव दोहराए जाते हैं उनको एक बार लेते हैं। तो जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमारे अवयव क्या हो गए, s बराबर 2, 5 और 7। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है हमारे पास एक टी समुच्चय है जिसमें x बता रहा है, x शब्द एलिफेंट का एक अक्षर है। जब हमने इस अक्षर को देखा तो हमने देखा इसके अंदर ऐसा एक एलिमेंट है जो 2 बार दोहराया जा रहा है। वो कौन सा है, E। जब हमने इस अक्षर के अवयव को ज्ञात किया तो हमें क्या मिला, ELPHENT। जो E 2 बार दोहराया गया है उसको हमने एक बार लिया। जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा, T बराबर E, L, P, H, A, N, T और फिर मछली कोष्ठक भीतर के अंदर डाल दिया। आइए बात करते हैं समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाए। हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर हमारे पास है अवयव 1, 2, 3 और 6। जब हमने इन अवयव को देखा तो हमें ये पता चला कि ये संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, और जब हमने इसे और ध्यान से देखा तो हमें ये भी पता चला कि ये 6 का भाजक है। आइए अब हमने इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है जिसका भाजक 6 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो ये डॉट्स है क्या दर्शा रहे हैं, कॉलन। यहाँ पे x जो दर्शा रहा है वो अवयव दर्शा रहा है, और एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है जिसका भाजक 6 है। ये हमें बता रहा है कि ये समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म है, और आपको जैसा पता है अंत में हम मझले कोष्ठक के भीतर डाल देते हैं। आइए और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है MATHEICS। दोस्तों हमें देखकर पता चल रहा है कि ये मैथमेटिक अक्षर के लेटर्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x कॉलन लगाएंगे, फिर लिखेंगे x मैथमेटिक शब्द का एक अक्षर है। अगला प्रश्न, एक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है 1, 3, 5, 7, 9। इसको देख के ये पता चल रहा है कि हमें कौन सी संख्या दे रहे हैं, विषम संख्या। ये हमारे क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। जब हमने इनको देखा तो हमें पता चला कि ये विषम प्राकृतिक संख्या है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x कॉलन x संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। ओके दोस्तों, आइए बात करते हैं रिक्त समुच्चय की, जिसको हम शून्य समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। और हमें याद रखना है कि रिक्त समुच्चय को हम कैसे दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं 2 तरीके से, पहला खाली मझले कोष्ठक के द्वारा और दूसरा फाई के द्वारा। इसको हम फाई के नाम से जानते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं रिक्त समुच्चय को कैसे निकाला जाता है। माना A हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है x, जिसके अंदर का अवयव x बता रहा है कि x 5 से छोटा है और 6 से बड़ा है। x एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमें क्या दिखा कि x जो है 6 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और जब हमने देखा कि x 5 से छोटा है, हमने ये देखा कि 5 और 6 के बीच में कोई भी अवयव नहीं है। और रिक्त समुच्चय का मतलब ही ये होता है कि जिसके अंदर कोई अवयव ना हो वो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो हमारे इस समुच्चय के अंदर ये रिक्त समुच्चय को दर्शा रहा है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा दोस्तों, सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं। आज हमने समुच्चय के प्रकार पढ़े। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 3। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं और उप समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित समुच्चय क्या होते हैं, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है।
उदाहरण, हमारे पास एक A समुच्चय है जिसके अंदर अवयव 1, 2, 3, 4 और 5 है। इसमें अवयव एक निश्चित रूप में है तो हम इसे परिमित समुच्चय कहेंगे। परिमित समुच्चय के उदाहरण, दोस्तों हमारे पास एक इंद्रधनुष है। क्या हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं? हाँ, हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो हमारे इस समुच्चय के अवयव क्या होंगे? बैंगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं। अब बात करते हैं अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण के तौर पे हमारे n नेचुरल नंबर और हमारे रियल नंबर और बहुत सारे हमारे और भी उदाहरण हैं जिससे हम अपरिमित समुच्चय को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कुछ और अपरिमित समुच्चय के उदाहरण। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पूर्णांकों का समुच्चय है जिसमें हम घटा 4, घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1, 2, 3 और 4 ये संख्या देख पा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि ये संख्या का अंत कहाँ पे है, तो ये हमारे अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। तो ये हमारे कौन से संख्या कहलाती है? पूर्णांकों की संख्या। आइए एक सवाल करते हैं। परिमित और अपरिमित बताना है बच्चों आपको। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला महीने और दूसरा पूर्ण संख्या। तो बच्चों आप ये बताइए, महीने और पूर्ण संख्या इन दोनों में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है? महीने हमारे क्या है? परिमित समुच्चय है, क्योंकि हमारे पास महीने निश्चित है कि ये महीने 12 ही हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के महीने हमारे पास 12 हैं। तो हमारे पास महीने क्या है? हमारे परिमित समुच्चय। पूर्ण संख्या का हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कहां तक होते हैं, तो ये हमारे क्या है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं उप समुच्चय किसे कहते हैं। उप समुच्चय क्या होते हैं? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अगर हमारे पास एक ए समुच्चय है, उस समुच्चय के हर एक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, तो ए बी का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। हम उसको कैसे लिखेंगे? ए उप समुच्चय बी। यदि ए बी का उचित उप समुच्चय नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके बच्चों, उप समुच्चय को उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना कि समुच्चय ए, बी और सी एक समुच्चय के अवयवों को दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर ए हमारे पास क्या है? राहुल और रौनक है। बी हमारे पास क्या है? डी, जी और जेड है। और सी हमारे पास डी, जी, जेड, राहुल और रौनक है। तो हमें ये पूछ रहा है कि ए उप समुच्चय सी का है कि नहीं है। तो हमने देखा ए के अंदर राहुल और रौनक है और सी समुच्चय के अंदर डी, जी, जेड, राहुल और रौनक है। तो हमने ये पढ़ा था उप समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अंदर ए के सारे अवयव दूसरे समुच्चय के अवयवों के अंदर हों, तो ही हम उसको एक दूसरे का उप समुच्चय कह सकते हैं। तो हमने देखा राहुल और रौनक इस समुच्चय के अंदर है और यही राहुल और रौनक सी समुच्चय के अंदर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी का भी एक अवयव है, तो समुच्चय ए समुच्चय सी का एक उप समुच्चय कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। माना x हमारे पास 1, 2, 3 है
3 4 5 है। z हमारे पास 1 2 3 4 5 है। तो हमसे ये पूछ रहा है क्या x z का उपसमुच्चय है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि x के अंदर के जितने भी अवयव हैं वो z के अवयव के अंदर हैं कि नहीं है। तो हमने देखा कि x के अंदर के सारे अवयव 1 2 3 z के अवयव के अंदर हैं कि नहीं है। तो हमने हमारे पास x के अंदर क्या है 1 2 3 और z के अंदर क्या है 1 2 3 4 5। तो हमें पता चल रहा है क्योंकि 1 2 3 समुच्चय z में है। कैसे? 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि x समुच्चय है z का। माना x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है और z हमारे पास ये है। तो ये पूछ रहा है कि y z का उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो हमने क्या देखना है, y के सारे अवयव क्या z के अंदर हैं। तो हमने हमारे पास ये है y 3 4 और 5। z के अंदर 3 4 5 है, देखते हैं 3 है, 4 भी है, 5 भी है। तो हम इसको ये कह सकते हैं क्योंकि 3 4 5 है समुच्चय z में, तो हम इसको कहेंगे कि y उपसमुच्चय z का है। अगला प्रश्न, क्या x y का उपसमुच्चय है? क्या y z का उपसमुच्चय है? क्योंकि 1 2 समुच्चय y में नहीं है, क्योंकि x के अंदर 1 2 3 है, y के अंदर 3 4 5 है। लेकिन 1 2 जो x के अवयव हैं वो y में नहीं है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि x एक उपसमुच्चय नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x एक उपसमुच्चय नहीं है y का। समान समुच्चय क्या होते हैं? समान समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें दो समुच्चय बराबर हों। यदि तो a का प्रत्येक अवयव b का अवयव होना चाहिए तथा b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव होना चाहिए, तो समुच्चय a और b समान कहलाते हैं। इसको हम कैसे दर्शाएंगे कि a बराबर है b के। अगर समुच्चय a b समुच्चय के बराबर नहीं है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, a बराबर नहीं है b के। और उदाहरण जानते हैं, माना a हमारे पास 1 2 3 4 है और b हमारे पास 3 1 4 2 है। तो हमने ये देखा कि a के अवयव b के अवयव से मिल रहे हैं। ठीक है, तो 4 अवयव हैं, दोनों समुच्चय के अवयव समान हैं, तो हम इसको ये कहेंगे कि a बराबर है b के। a समुच्चय b समुच्चय के बराबर है। इस वीडियो में हमने सीखा कि परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं और उपसमुच्चय। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 4। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात समुच्चय क्या होते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं घात समुच्चय क्या होते हैं। एक समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। मतलब एक हमारे पास समुच्चय है, उसके जितने भी उपसमुच्चय हैं उन सब का एक समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर जो अवयव है वो a b c है, तो अब हमें क्या करना है, उस समुच्चय जो ये समुच्चय दे रखा है उसके हमें उपसमुच्चय निकालने हैं। उपसमुच्चय क्या क्या होंगे? पहला रिक्त समुच्चय, दूसरा a समुच्चय, तीसरा b समुच्चय, चौथा c समुच्चय। अगर हम दो को एक साथ लेंगे तो हमारे पास कौन कौन से समुच्चय आ जाएंगे? ए बी समुच्चय, ए सी समुच्चय और बी सी समुच्चय। पहले हमने एक समुच्चय लिया, उसके बाद हमने उस समुच्चय का उपसमुच्चय करना सीखा। उपसमुच्चय करना सीखे बच्चों। अभी हम एक और उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं कि उपसमुच्चय को कैसे
निकाला जाता है। एक दुकान में हमारे पास एक केला, चॉकलेट और आइसक्रीम है। अगर आपको ये चीजें खरीदने के लिए कही जाए तो आप इसको किस क्रम में खरीदना पसंद करेंगे? पहला, कुछ भी नहीं खरीदोगे तो हमारा क्या हो जाएगा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। दूसरा, अगर आप केवल केला खरीदते हो तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा? केला समुच्चय। तीसरा, अगर आप चॉकलेट खरीदते हो खाली तो क्या हो जाएगा? चॉकलेट। अगर केवल आप आइसक्रीम खरीदते हो तो ये आइसक्रीम हो जाएगा। ये तो रही बात अगर आपने कुछ नहीं खरीदा और एक ही चीज खरीदी तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम दो एक साथ चीजें खरीदेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अगर हमने दोनों एक साथ ली तो हम क्या क्या ले सकते हैं? केला और चॉकलेट, केला और आइसक्रीम, चॉकलेट और आइसक्रीम। तो अगर हमने दो चीजें एक साथ ली तो हम केला चॉकलेट ले सकते हैं, केला आइसक्रीम ले सकते हैं और चॉकलेट आइसक्रीम ले सकते हैं। अगर हम तीनों चीजें एक साथ खरीदते हैं तो हम क्या क्या खरीदेंगे? केला, चॉकलेट और आइसक्रीम। अभी तक हमने सीखा एक समुच्चय का अगर हमें उप समुच्चय चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप उप समुच्चय निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। अब इसका हमें क्या समझना है? हमने उप समुच्चय को समझ लिया कि उप समुच्चय क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि उप समुच्चय से हम घात समुच्चय को कैसे निकालते हैं। अगर हम इन सारे उप समुच्चयों को एक साथ लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। ठीक है बच्चों, घात समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा? हमने पहले रिक्त समुच्चय लिखा, फिर हमने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर ए बी लिखा, ए सी लिखा और बी सी लिखा, और ये ए बी सी भी एक उप समुच्चय है घात समुच्चय के लिए। अब हम पढ़ते हैं सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। एक संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और उनके उप समुच्चय में रुचि होती है। यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय को सामान्य प्रतीक U से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं? U से। और इसके उपसमुच्चय को अक्षर A, B, C आदि द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास एक A समुच्चय है, उसके अंदर क्या कहता है? X कक्षा 5वीं अ के विद्यार्थी हैं। B समुच्चय क्या कहता है? X कक्षा 5वीं B के विद्यार्थी हैं। C समुच्चय क्या कहता है? X कक्षा 5वीं C के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये तीनों बच्चे देखे। हमने क्या देखा? A जो है कक्षा A के विद्यार्थी हैं, B वाले 5वीं B के विद्यार्थी हैं और C वाले 5वीं C के विद्यार्थी हैं। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसा लिखना होगा, ये तीनों कक्षाएं उस यूनिवर्सल सेट, उस सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर सिमट जाए। आपको एक ऐसे समुच्चय बनाना है जिसके अंदर ये तीनों समुच्चयों का गुण आ जाए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? X कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। और A और B और C तीनों U में होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी हमने यहाँ पे देखा कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं, कक्षा 5वीं है, कक्षा 5वीं A, कक्षा 5वीं B, कक्षा 5वीं C, ये तीनों उस 5वीं कक्षा को दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कक्षा 5वीं के विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर हमारे पास एक
समुच्चय है 2, 4, 6 और 8 और हमारे पास एक बी समुच्चय है 1, 3, 5 और 7। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय में लिखना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है इसका, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों? U बराबर है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन दोनों के अंदर जितने भी अवयव हैं हमें सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखने हैं। आज हमने इस वीडियो में सीखा घात समुच्चय किसे कहते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय, भाग 5। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विवृत अंतराल, समवृत अंतराल और वैनारिक। आइए जानते हैं विवृत और समवृत अंतराल किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विवृत अंतराल को हम खुला अंतराल और समवृत अंतराल को हम बंद अंतराल के माध्यम से भी जानते हैं। विवृत खुला अंतराल को हम इस चित्र के माध्यम से जानते हैं। माना 5 और 7 एक अंतराल में है। यहाँ पे कहता है कि x जो है वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अगर हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? x a से बड़ा है और b से छोटा है। आइए इसको संख्या रेखा के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे हमने 5 लिया और 7 लिया। 5 से 7 तक के मध्य आने वाली सभी संख्याएं इस अंतराल का भाग होंगी। ओके दोस्तों, जिसमें 5 व 7 के क्रमश शामिल नहीं किया जाएगा। अतः ए बी के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। वह अंतराल जिसमें अतः बिंदु नहीं होते हैं उन्हें हम विवृत अंतराल के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं समवृत अंतराल की। समवृत अंतराल को उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि ए बी सदस्य है एक प्राकृतिक संख्या का और ए समवृत अंतराल को हम इस चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। अगर ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखते हैं? x कॉलन का प्रयोग करेंगे, जहां x बता रहा है कि वो a से बड़ा है और उसके बराबर है और b उससे छोटा है और उसके बराबर है। आइए पहले वाले उदाहरण से समझते हैं। पहले वाले में हमारे जो अंतराल में संख्या थी वो थी 5 और 7। अगर हम 5 और 7 को संख्या रेखा पे दर्शाएं तो हम 5 और 7 के मध्य आने वाली जितनी भी संख्या है सब इस अंतराल में होंगी और a और b यानी 5 और 7 जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं उसे हम समवृत बंद अंतराल भी कहते हैं। आइए और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर a और b दिया हुआ है, को a और b देखते ही पता चल रहा है कि ये विवृत अंतराल है। आइए इसको देखते हैं। अगर हमें संख्या रेखा पे दर्शाना पड़े तो हम कैसे दर्शाएंगे? यहाँ पे a है और यहाँ पर b है। यहाँ पर खाली गोला हमें विवृत अंतराल को दर्शा रहा है, यानी a हमारा विवृत अंतराल है, b भी हमारा विवृत अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है और दर्शा रहा है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर a, b एक अंतराल में है। यहाँ पर a जो है समवृत अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है और b विवृत अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है। आइए देखते हैं इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो कैसे दिखेगा। यहाँ पर a ये रहा और b ये रहा। यहाँ पे भरा खोला हमें समवृत अंतराल को दर्शा रहा है और b हमारा विवृत अंतराल को दर्शा रहा है। तीसरा a, b दोनों ही a और b समवृत अंतराल को दर्शा रहे हैं। a हमारा भरा गोला समवृत अंतराल को दर्शा रहा है और b भी हमारा भरा गोला समवृत अंतराल को दर्शा रहा है। यहाँ पर a, b हमें
ए जो है विवृत अंतराल को दर्शा रहा है और बी हमारा समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है। जब हमने इसे संख्या रेखा में प्रदर्शित किया तो ए हमारा खाली गोला जो कि विवृत अंतराल को दर्शा रहा है और बी हमारा भरा गोला जो कि समवृत्त अंतराल को दर्शा रहा है। आइए जानते हैं गणित में अंतराल। माना x जो है वो r का सदस्य है। यहाँ पर x जो कि -4 से बड़ा है और 6 के बराबर और उससे छोटा है। जब हमने इसको संख्या रेखा पे दर्शाया तो हमने लिखा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारा यहाँ पर x जो है वो -4 से बड़ा है, तो हमारे पास ये -4 क्या प्रदर्शित कर रहा है? विवृत अंतराल। और 6 से छोटा और उसके बराबर है तो ये हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है? समवृत्त अंतराल। वैन आरेख। दोस्तों वैन आरेख क्या होता है? समुच्चय के अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है जिन्हें वैन आरेख कहते हैं। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यत वृत्त होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा और उसके उप समुच्चय को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों मतलब वैन आरेख एक ऐसा आरेख है जहाँ पे हम समुच्चय को आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसमें किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा और उसके जो उप समुच्चय होते हैं उनको एक वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। आइए देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है। एक आयत द्वारा और उनके अंदर के उप समुच्चय को उसके वृत्त द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक समुच्चय है ए जिसके अवयव है 2, 4, 6 और एक है बी समुच्चय जिसके अवयव है 1, 3, 5। जब हमने इसे वैन आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया तो हमने सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के द्वारा दिखाया और जो उसके अंदर के समुच्चय है ए और बी उनको हमने उस आयत के अंदर दर्शाया। ए के अवयव है 2, 4, 6 और बी के अवयव है 1, 3, 5। ये हमें वैन आरेख को दर्शा रहा है। आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा दोस्तों? विवृत अंतराल जिसको हम खुला अंतराल भी कहते हैं, समवृत्त अंतराल जिसको हम बंद अंतराल भी कहते हैं और वैन आरेख। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 6। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय पर संक्रियाएं और समुच्चय का पूरक। ये देखते हैं समुच्चय पर संक्रियाओं में हम क्या पढ़ेंगे। समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और साथ ही साथ सम्मिलन और सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म। आइए जानते हैं समुच्चयों का सम्मिलन किसे कहते हैं। सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। यू का प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारे पास एक समुच्चय है ए और एक समुच्चय है बी। उन दोनों के अवयवों को एक साथ लिखने पर वो हमें समुच्चयों के सम्मिलन को दर्शाते हैं तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। समुच्चयों का सम्मिलन करते समय जो उभयनिष्ठ अवयव हैं, उभयनिष्ठ अवयव का मतलब जो अवयव 2 बार लिखे गए हैं, जो अवयव समुच्चय ए में भी है और जो अवयव समुच्चय बी में भी है, उन दोनों अवयवों को खाली एक बार लिया गया हो उसे हम उभयनिष्ठ अवयव कहते हैं। और हम लोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए इस साइन का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना हमारे पास एक समुच्चय है ए 2, 4, 6, 8 और एक समुच्चय है बी 6, 8, 10, 12। हमें
ये बताना है कि क्या ए बी का सम्मिलन है। हमने ए के और बी के समुच्चयों के अवयवों को एक साथ लिखा और हमें क्या ज्ञात हुआ, समुच्चयों का सम्मिलन, जो क्या थे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। जब हमने ए समुच्चय के अवयव को देखा उसके अंदर 6 और 8 था और बी समुच्चय के अंदर देखा उसमें भी 6 और 8 था। ये हमारे कौन से अवयव हो गए, उभयनिष्ठ अवयव। हमें क्या करना था, उभयनिष्ठ अवयवों को खाली एक बार लिखना था। ओके दोस्तों, समुच्चयों का सम्मिलन समझ गए आप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माना ए हमारे पास एक समुच्चय है, उसके अंदर अवयव है ए, ई, आई, ओ, यू और बी हमारे पास एक समुच्चय है, उसके अवयव है ए, आई, यू। हमसे ये क्या पूछ रहा है कि क्या ए बी का सम्मिलन है या नहीं। ए का सम्मिलन और ए का सम्मिलन हमने बी से जब निकाला तो हमने क्या लिखा, ए, ई, आई, ओ, यू, क्योंकि बी के सारे अवयव ए के अंदर पहले से ही हैं, तो हमें इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। प्रतीकात्मक रूप से हम इसे लिखते हैं ए सर्वनिष्ठ है बी का। मतलब ऐसे अवयव जो समुच्चय ए में भी हो और समुच्चय बी में भी हो, उसको हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। ये उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना हमारे पास एक ए समुच्चय है, उसके अंदर अवयव है ए, ई, आई, ओ, यू और एक समुच्चय है बी, उसके अंदर अवयव है ए, आई, यू। हमें ये देखना है दोनों समुच्चयों में कि ऐसे कौन से अवयव हैं जो दोनों में हैं। ए है दोनों में, यस, आई भी दोनों में है और यू भी दोनों में है, तो हमारा ए का सर्वनिष्ठ बी क्या होगा, ए, आई, यू। ओके दोस्तों, आइए सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म की बात करते हैं। पहला, ए सम्मिलन अगर बी से है तो बी सम्मिलन ए के बराबर होगा। इसको हम क्रम विनिमय नियम के द्वारा जानते हैं। दूसरा, ए का सम्मिलन बी से है और ए बी के सम्मिलन के साथ अगर हम सी का सम्मिलन कर दें तो वो बराबर होगा बी और सी के सम्मिलन के साथ, और उसका सम्मिलन अगर हम ए से कर दें तो वो उन दोनों के बराबर होगा। तो ये हमारा कौन सा नियम है, साचर्य नियम। तीसरा, अगर ए का सम्मिलन हम रिक्त समुच्चय से करें तो हमें क्या ज्ञात होगा, ए समुच्चय। इसे हम कहते हैं तत्समक नियम। अगर हम ए का सम्मिलन ए के साथ करें तो हमें क्या ज्ञात होगा, ए समुच्चय। हम इसको कहते हैं वर्ग सम नियम। लास्ट, अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय का सम्मिलन करें ए के साथ तो हमें क्या ज्ञात होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। इसको कहते हैं हम लोग यू का नियम। सर्वनिष्ठ की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। ए सर्वनिष्ठ बी किसके बराबर होगा, बी सर्वनिष्ठ ए के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ए सर्वनिष्ठ बी और इन दोनों के सर्वनिष्ठ के साथ अगर हम सी का सर्वनिष्ठ कर दें तो वो बराबर होगा बी सर्वनिष्ठ सी के, और अगर बी सर्वनिष्ठ सी के साथ अगर हम ए का सर्वनिष्ठ कर दें तो हमारा वो दोनों बराबर होंगे। उसे हम कहते हैं साचर्य नियम। हम रिक्त समुच्चय का सर्वनिष्ठ ए के साथ कर दें तो हमें क्या ज्ञात होगा, रिक्त समुच्चय। अगर हम ए का सर्वनिष्ठ ए के साथ करें तो हमें क्या ज्ञात होगा, ए समुच्चय। इसे हम कहते हैं वर्ग सम नियम। अब आइए हम लोग कुछ नियम को आरेख के द्वारा समझते हैं। आइए अब बात करते हैं क्रम विनिमय नियम की। क्रम विनिमय नियम क्या होता है। अगर हमें ए सम्मिलन बी और बी सम्मिलन ए दोनों को बराबर दर्शाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, पहले हम ए सम्मिलन बी को दर्शाएंगे। हमारे पास एक ए समुच्चय है और एक बी समुच्चय है, दोनों का सम्मिलन कर दिया। अब बात करते हैं बी सम्मिलन ए की। पहले हमने बी समुच्चय बनाया, फिर हमने ए समुच्चय को दर्शाया। जब हमने देखा कि ए का सम्मिलन बी के साथ करने पर और बी का सम्मिलन ए के साथ करने पर दोनों बराबर आते हैं, तो ये हमारे क्या है, बराबर है। ए का सर्वनिष्ठ बी के साथ, आइए ए समुच्चय बनाया हमने और एक बनाया हमने बी समुच्चय। जो ये डार्क पोर्शन है ये हमारा क्या दर्शा रहा है, ए सर्वनिष्ठ बी।
ऐसे ही अगर ए सर्वनिष्ठ सी चाहिए हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा? ए का समुच्चय बनाया, फिर सी का बनाया, और जो ये बीच वाला पोर्शन है डार्क वाला, ये हमें क्या दर्शा रहा है? ए सर्वनिष्ठ सी। बात करते हैं ए सर्वनिष्ठ बी और ए सर्वनिष्ठ सी का सम्मिलन। पहले हमें ये क्या दिखाना है? ए सर्वनिष्ठ बी। ए और बी में ऐसे कौन सा जगह है जो ए और बी में दोनों में आ रहा है? तो ये जो येलो वाला पोर्शन है और ये हल्का ग्रीन वाला पोर्शन है, वो हमें क्या दिखा रहा है? ए सर्वनिष्ठ बी। ऐसे अब हमें क्या दर्शाना है? ए सर्वनिष्ठ सी, एक ऐसा पोर्शन जो ए में भी है और सी में भी है। तो ये हल्का पीला कलर और पीला कलर हमें क्या दर्शा रहा है? ए सर्वनिष्ठ सी। अब हमें इन दोनों का सम्मिलन दर्शाना। अगर हमें दोनों के सम्मिलन को दर्शाना है, सारी जगह आ जाएगी जहाँ पे हमने कलर किया हुआ है। जैसे ये सारी जगह, ये हमारी क्या दर्शाएंगी? ए सर्वनिष्ठ बी और ए सर्वनिष्ठ सी के सम्मिलन को। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं समुच्चय का अंतर क्या होता है। माना हमारे पास एक ए समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 और एक समुच्चय है बी 2 4 6 8। हमें ज्ञात करना है क्या a माइनस बी क्या होगा, कि a माइनस बी, a समुच्चय को अगर हम b में से घटा दें तो हमें क्या ज्ञात होगा? जब हमने एक समुच्चय के अंदर से b के समुच्चय के अवयवों को हटाया तो हमें ज्ञात हुआ 1 3 और 5। कैसे? a के समुच्चय कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 6। b समुच्चय के अवयव कौन कौन से थे? 2 4 6 और 8। जब हमने b समुच्चय के अवयव 2 4 6 8 हटाए a समुच्चय में से, तो हमें क्या ज्ञात हुआ? 1 3 और 5। ओके दोस्तों, अवयव 1 2 3 समुच्चय ए में है किंतु बी में नहीं है, तथा बी को अगर हम ए से घटाएंगे तो समुच्चय 8 ए में नहीं है, तो हमारे पास क्या बचेगा? अवयव 8। आइए बात करते हैं समुच्चय का पूरक, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का एक उपसमुच्चय है तो इसका पूरक ए भी यू का एक उपसमुच्चय होता है। और हम इसको कैसे दर्शाते हैं? ए पूरक के द्वारा। हम ये भी कह सकते हैं कि ए में यू पूरक है। अगर हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास एक ए समुच्चय है जिसके अवयव है 1 3 5 7 9, तो हमारा ए पूरक कैसे निकालेंगे हम? ए यू में से सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के समुच्चय को घटा देंगे। 1 घटाया, 3 घटाया, 5 घटाया, 7 घटाया, 9 घटाया, तो हमारे पास क्या ज्ञात हुआ? 2 4 6 8 और 10। 6 4 ये 2 4 6 8 और 10 हमारे क्या हो गया? ए का पूरक। आइए इसको हम लोग चित्र के अनुसार समझते हैं। हमारे पास एक ए समुच्चय है 1 3 5 7 9 और हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से जब हमने सार्वत्रिक समुच्चय को चित्र में दर्शाया तो हमने वो सारे अवयव नहीं लिखे जो ए समुच्चय में थे। तो हमारे पास कौन कौन से अवयव बच गए? 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? ये सारा लाल वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा? ए पूरक। 2 4 6 8 और 10। पूरकों के कुछ गुणधर्म की बात करते हैं बच्चों। द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम क्या होता है? अगर हम ए पूरक का एक बार और पूरक कर दे तो हमें क्या ज्ञात होगा? ए समुच्चय। दूसरा, हमारा रिक्त समुच्चय यू पूरक के बराबर होता है और यू पूरक हमारा रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। और तीसरा, अगर हम लोग ए का सर्वनिष्ठ बी के साथ करें और उनका पूरक कर दें तो हमें क्या ज्ञात होगा? ए पूरक और बी पूरक का सम्मिलन। पूरक नियम। पूरक नियम हमारा क्या होता है? अगर हम ए का सम्मिलन ए पूरक के साथ करें तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात होगा, और अगर हम ए का सर्वनिष्ठ ए पूरक के साथ करें तो हमें रिक्त समुच्चय ज्ञात होगा। डी मॉर्गन्स नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम ए का सम्मिलन बी, उन दोनों का पूरक बराबर होगा हमारे ए के पूरक के बराबर और सर्वनिष्ठ बी पूरक के बराबर। दूसरा, ए सर्वनिष्ठ बी का अगर हम पूरक करते हैं तो हमें ए पूरक सम्मिलन बी पूरक ज्ञात होगा।
आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा दोस्तों? समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म, समुच्चय का पूरक और पूरकों के कुछ गुणधर्म।